नमस्कार छात्र मित्रों, कक्षा 9 और कक्षा 10 दोनों वर्गों के छात्रों के लिए आज हम एक व्याकरणिक इकाई पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है समास। छात्र मित्रों, खास करके 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए आपका जो बोर्ड का प्रश्न पत्र 80 अंक का रहेगा और उसमें विभाग सी व्याकरण विभाग है और जो 18 मार्क्स का 18 अंक का आपका प्रश्न है और उसमें समास का प्रश्न 2 मार्क्स का होता है, 2 अंक का होता है। अतः व्याकरण के जितने भी पॉइंट्स आपको पढ़ने हैं सभी सरल हैं। आप लोग ध्यान देंगे तो समास भी आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगे, आप आसान तरीके से पहचान कर पाओगे। पहले हम समझेंगे समास क्या है, तो हम इसे समास को समझने की चेष्टा करें। मैं एक एग्जाम्पल यहाँ पर लिखता हूँ। विकास चिंता से ग्रस्त है। एक वाक्य और देखें। बालक दाल और रोटी खाता है। विकास चिंता से ग्रस्त है। यहाँ पर हम गौर करेंगे, चिंता से ग्रस्त। देखिए, चिंता से ग्रस्त, उसके लिए हम लिख सकते हैं संक्षिप्त में चिंताग्रस्त। उसी प्रकार दाल और रोटी, उसके लिए हम लिख सकते हैं दाल और रोटी। तो संक्षिप्त में हम लिखेंगे दाल रोटी। मित्रों, हमने क्या किया? देखो, यहाँ पर 2 पद थे, चिंता और ग्रस्त। दाल और रोटी, ये अलग अलग पद हैं, अलग अलग शब्द है। अब हमने कुछ किया, दोनों पद पास पास बैठे, नजदीक आ गए। यहाँ पर दाल और रोटी का दाल रोटी हमने किया। जो और समुच्चय बोधक अव्यय था उसको दूर किया और इसका हुआ दाल रोटी। बस इसको ही हम कहेंगे समास। आप समझ गए होंगे। मतलब समास क्या है? 2 शब्द, 2 अलग अलग शब्द, 2 हो या 2 से अधिक शब्द भी हो सकते हैं। तो 2 या 2 से अधिक शब्द जब पास पास बैठते हैं, एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं और जुड़कर एक नया शब्द मिलता है, तो ये जो प्रक्रिया है इसको हम कहेंगे समास। ये समास हुआ। इसको क्या कहेंगे कि इस दोनों पदों का समास हुआ और समास होकर एक सामासिक पद हमारे सामने तैयार हुआ। इसको कहेंगे हम सामासिक शब्द या सामासिक पद। बराबर। तो समास के लिए अगर हम परिभाषा लिखना चाहते हैं तो क्या लिखेंगे? आप भी लिख सकते हैं समास की परिभाषा यानी इसकी व्याख्या। 2
या 2 से अधिक शब्द एक दूसरे के साथ जुड़कर जो नया स्वतंत्र शब्द बनता है उसे समास कहते हैं। ये हुई समास की परिभाषा। बराबर, एक शब्द नया मिला, वह हुआ समास। और दोनों शब्द मिलने से जो शब्द मिलता है, जो शब्द बनता है, उसको सामासिक पद कहेंगे। मतलब यहाँ चिंताग्रस्त, ये इसको हम सामासिक शब्द कह सकते हैं। सामासिक शब्द। बराबर, समझने की चेष्टा आप लोग करें। अब ध्यान दें, एक और बात हमें सीखनी है समास सीखने से पहले। मतलब हमारे पास कुछ ऐसे शब्द हैं जिनको मतलब यहाँ पर चिंताग्रस्त शब्द है, तो दोनों शब्द को हम अलग करते हैं तो क्या होगा? चिंता से ग्रस्त। दाल रोटी है, अलग करेंगे तो क्या होगा? दाल और रोटी। ऐसे और शब्द भी हम देखें, पदभ्रष्ट, चार पांच, सिंहासन, ये तीनों सामासिक शब्द है, समास से जुड़े हुए पद है। अब इन पदों को हम अलग करते हैं तो क्या होगा? पदभ्रष्ट का होगा पद से भ्रष्ट। चार पांच, चार या पांच, और नहीं लगेगा, चार या पांच, चार अथवा पांच विकल्प के रूप में है। सिंहासन, सिंहासन किसे कहते हैं? तो जो सिंह की आकृति वाला जो आसन होता है उसे सिंहासन कहते हैं। तो लिखे सिंह की आकृति जैसा आसन। तो यहाँ सामासिक शब्द को हमने अलग कर दिया। तो सामासिक शब्द को अलग करने की जो विधि है उसे हम क्या कहेंगे? समास विग्रह। समास विग्रह। बराबर। तो समास विग्रह के लिए हम लिख सकते हैं क्या लिखेंगे? समास से जुड़े हुए शब्दों को अलग करने की विधि।
को क्या कहते हैं? विग्रह कहते हैं। विग्रह यानी अलग करना, विग्रह कहते हैं। बराबर। अब समास पढ़ना है, समास को सीखना है, तो आपको विग्रह करने की विधि आनी चाहिए। मतलब आप समास के पदों को सही ढंग से अगर अलग कर सकते हैं तो समास के प्रकारों की पहचान भी आसानी से कर सकते हैं। बराबर। तो इतनी बातें आपको ध्यान में रखना है। अब हम समास के प्रकार की ओर चलेंगे। समास के भेद अर्थात प्रकार। मित्रों, हमने देखा विग्रह करते समय या शब्द को एक करते समय जब अलग अलग पदों को हम एक करते हैं तो उन पदों को जोड़ने वाले जो अव्यय होते हैं, जो कारक यानी विभक्ति प्रत्यय होते हैं, वह उनका लोप हो जाता है और दोनों पद पास पास बैठते हैं। और ये प्रत्येक शब्दों के लिए अलग अलग रूप से होता है और इसलिए समास के भी कई प्रकार हैं, अलग अलग प्रकार हैं, तरह तरह के प्रकार हैं। उन प्रकारों को हम देखेंगे। ये समास का जो प्रकरण है 9वीं कक्षा के लिए भी है, 10वीं कक्षा के लिए भी है, लेकिन 9वीं कक्षा में सिर्फ 4 ही समास छात्रों को सीखने हैं। तो पहले 9वीं कक्षा यानी 10वीं कक्षा दोनों के लिए है। 4 प्रकार हम पहले देखेंगे और ये प्रकार इस प्रकार के हैं। पहला प्रकार है, हम उदाहरण से समझेंगे और फिर प्रकार को जानेंगे। ध्यान दो मित्रों, मैं यहाँ पर कुछ उदाहरण लिखता हूँ। माता पिता, 7 8, सुख दुख, रुपये पैसे, अब ध्यान दें, हम इनका विग्रह करेंगे तो यहाँ पर होगा माता और पिता। 7 8 यानी 7 या 8। सुख दुख, सुख और दुख। रुपये पैसे यानी रुपये पैसे, गहने वगैरह। द्वंद्व समास एकदम सरल है। आप लोग समझ जाएंगे कि जिसका विग्रह और से होता हो या से होता हो उसे हम कहेंगे द्वंद्व समास। लेकिन ये पर्याप्त नहीं है, और भी जाने इसके बारे में। यहाँ पर जुड़े हुए 2 पद है माता पिता में, दोनों यहाँ पर देखो माता पिता, ये पहले आया हुआ पद है इसलिए हम इसे पूर्व पद कहेंगे। बाद में आया हुआ पद है, अंतिम पद है, इसे हम उत्तर पद कहेंगे।
दो पद या दो से अधिक पद भी हो सकते हैं, पूर्व पद, उत्तर पद, और बीच में जो अगर कोई पद होता है तो उसे हम मध्यम पद भी कहते हैं, बराबर। अब देखो, पूर्व पद, उत्तर पद दोनों प्रधान हैं, मतलब दोनों शब्द ऐसे हैं, स्वतंत्र शब्द हैं, स्वतंत्र रूप से भी अपना अर्थ रख सकते हैं। मानो माता स्वतंत्र शब्द है, पिता स्वतंत्र शब्द है, और वाक्य में स्वतंत्र रूप से प्रयोजित होते हैं दोनों पद, बराबर। तो जिस सामासिक पद के दोनों शब्द स्वतंत्र हो और उनका जब विग्रह किया जाता है तो और अथवा या से विग्रह होता है, अथवा दोनों सामासिक पदों को एक कर दिया जाए तो और अथवा या का लोप होता है। लोप यानी अदृश्य हो जाते हैं, दोनों अदृश्य हो जाते हैं और ये पद पास पास बैठते हैं। तो ऐसे शब्दों को द्वंद्व समास के अंतर्गत रखा गया है, बराबर। इसलिए हम लिख सकते हैं कि दोनों पद स्वतंत्र है, बराबर। चलो, शब्द आपस में मिलते हैं तब जोड़ने वाले जो अव्यय है और अथवा या का लोप होता है, जिसे हम कहेंगे द्वंद्व समास। मित्रों, परीक्षा में आपको समास के लिए शब्द दिए जाते हैं, अगर उन शब्दों का विग्रह आप सही रूप से कर सकते हैं तो इसकी पहचान भी आप आसानी से कर पाएंगे। अगर आपके विग्रह करते समय और अथवा या समुच्चय बोधक अवयव का जो प्रयोग होता है तो आप लिख सकते हैं ये द्वंद्व समास में रहे हुए शब्द है। वैसे द्वंद्व समास के पेटा प्रकार भी हैं, लेकिन आपको सिर्फ द्वंद्व समास के रूप में ही पहचान करनी है, बराबर। यहाँ जो माता पिता, 7 8 और रुपये पैसे, तो यहाँ पर और समुच्चय बोधक का प्रयोग हुआ है। जिस सामासिक पद में और समुच्चय बोधक अव्यय का लोप होता है, इसे इतरेतर द्वंद्व भी हम कहेंगे, इतरेतर द्वंद्व, बराबर। यहाँ पर विकल्प है 7 8, 7 या 8, तो या और अथवा ये अब इन दोनों अवयव का अगर लोप होता है तो ये वैकल्पिक द्वंद्व है। कौन सा है? वैकल्पिक द्वंद्व। और यहाँ पर देखिए रुपये पैसे, ये ऐसे पद है कि इनके साथ अन्य पदों की भी गिनती की जा सकती है। रुपये पैसे गहने, बराबर। तो ये धन की बात की गई है। रुपये ये धन है, गहने भी एक प्रकार का धन है। तो ये सारी यादी समाविष्ट हो जाती है इन शब्दों के अंतर्गत, और इसलिए ऐसे पद हमको मिलते हैं तो वे हैं समाहार द्वंद्व समास। समाहार, समाहित कर देते हैं, दो पदों के सिवा अन्य पद भी इसमें समाहित हो जाते हैं, और इसलिए इसे हम कहेंगे समाहार द्वंद्व, बराबर। तो ये द्वंद्व समास के प्रकार हैं, इतरेतर द्वंद्व, वैकल्पिक द्वंद्व और समाहार द्वंद्व। लेकिन आपको परीक्षा में सिर्फ द्वंद्व समास ही लिखना है, द्वंद्व समास को ही ध्यान में रखना है। हाँ, और या अथवा तो इस प्रकार के पद आपको मिलते हैं तो अवश्य
ये द्वंद्व समास में रहे पद हैं। बराबर। चलो आगे चलते हैं। कुछ उदाहरण और देखें। पकवान, सुविचार, महात्मा, चरण कमल, स्त्री रत्न, अब इनका विग्रह करेंगे हम। पक्वान्न अर्थात पक्व अन्न, पका हुआ अन्न। सुविचार, सु यानी अच्छा, अच्छा विचार। चलो महात्मा तो होगा महान आत्मा। चरण कमल, चरण रूपी कमल। स्त्री रत्न, स्त्री रूपी रत्न। ध्यान दें, यहां पर हमें क्या ध्यान में रखना है। देखो यहां पर मैं लिखता हूं पकवान, जिसका विग्रह हमने किया तो क्या हुआ, पक्व अन्न। यहां पर देखो ये पूर्व पद है, अन्न उत्तर पद है। दोनों के बीच का संबंध हम देखें, अन्न ये संज्ञा शब्द है। अन्न कैसा, पक्व, तो इसकी विशेषता हुई, अर्थात ये विशेषण शब्द है। मतलब दोनों पदों के बीच विशेषण विशेष्य का संबंध है, विशेषण विशेष्य का संबंध। दोनों पदों के बीच विशेषण विशेष्य का संबंध है, अर्थात उत्तर पद जो संज्ञा है और उस संज्ञा की विशेषता पूर्व पद दर्शाता है, पूर्व पद विशेषता बताता है। देखो यहां पर देखिए, सुविचार, विचार कैसा, अच्छा, विचार कैसा, अच्छा, तो ये विशेषण पद है, संज्ञा पद है। आत्मा कैसी, महान, तो ये विशेषण शब्द है। बराबर। एक बात और देखें, कभी कभी दोनों पद उपमेय और उपमान से जुड़ते हैं। बराबर। ये अलंकार की बात हुई। स्त्री रत्न, स्त्री रूपी रत्न, तुलना की जाती है। दोनों पदों को एक पद की महत्ता दूसरे पद की महत्ता से दर्शाई जाती है। बराबर। तो यहाँ पर उपमेय उपमान का संबंध है, उपमेय उपमान का संबंध। बराबर। तो अब जानेंगे कि दोनों पद अगर विशेषण विशेष्य के संबंध से जुड़े हुए हैं अथवा उपमेय उपमान के संबंध से जुड़े हुए हैं तो उसे हम कर्मधारय समास कहेंगे। दूसरा समास है कर्मधारय समास। इसके लिए हम लिख सकते हैं
कि दोनों शब्दों के बीच विशेषण विशेष्य अथवा उपमेय उपमान का संबंध होता है, तब कर्मधारय समास बनता है। बराबर समझ गए होंगे। विशेषण विशेष्य अर्थात जिसके लिए विशेषता दी गई है वह विशेष्य, विशेषण जिसके लिए दिया गया है उस पद को हम कहेंगे विशेष्य। बराबर, एकदम आसान है। तो आपको इतना ही ध्यान में रखना है कि दोनों पदों के बीच विशेषण विशेष्य का संबंध हो अथवा उपमेय उपमान का संबंध हो तब कर्मधारय समास होता है। आप विग्रह कर सकते हैं और विग्रह करते समय यहाँ अंतिम पद के साथ कैसा, कैसे, कैसी प्रश्न पूछने पर उसका उत्तर मिलता है तो अवश्य विशेषण मिलेगा। अन्न कैसा, पक्व, विचार कैसा, सु यानी अच्छा, आत्मा कैसी, महान। बराबर, और सरलता से आपको मालूम हो जाएगा कि ये कर्मधारय में रहा पद है। हमने समास के दो प्रकार यहाँ पर सीखे, द्वंद्व समास और कर्मधारय समास, और दोनों के लिए आप घर बैठे मुहावरा करेंगे तो आपके लिए समास एकदम आसान हो जाएंगे। अस्तु।